हेलो एवरीवन, दिस इज़ पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। ये हमारा एक जो नया वीडियो है, इस साल का साल 2023 का ये पहला वीडियो है। आप सब लोगों को बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर एंड मैनी मैनी हैप्पी लोहड़ी। जो लोहड़ी अभी हम त्यौहार सेलिब्रेट करें विद अवर फैमिलीज़, आपको लोहड़ी की शुभकामनाएं। और साथ साथ में आपका ये जो नया साल है, ये भी आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशखबरियाँ लेकर आए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको नए साल की। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली जिसको हम कहते हैं। इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जानने के लिए, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। कुछ एक जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, राइट, जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, या ये सिस्टम कहाँ से लिया है, ठीक है, या इसकी जो मेन जो सेंट्रल आइडियाज़ या सेंट्रल पॉइंट होते हैं, या वो क्या है। ठीक है, जो चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे नेट का एग्ज़ाम है आपका, या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी बीए वालों के, या जो कॉलेज में हैं जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, उन सब के अभी मिड टर्म एग्ज़ाम भी होने वाले हैं फैब में। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी एक तरह की रिवीजन इसमें हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हर एस्पेक्ट को हम इसमें डिस्कस करें आप लोगों के साथ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, सबसे पहले बिफोर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट लेट्स वी टॉक अबाउट सम फैक्ट्स। जैसे आर्टिकल, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। सबसे पहली बात ये होती है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसदीय शासन प्रणाली है, हमारे देश में ये सिस्टम कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया है। जबकि इसके अगेंस्ट अगर हम दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, दो तरह की शासन व्यवस्था है हमारे पास। एक पार्लियामेंट्री, जिसको हम हिंदी में संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं, और दूसरी आपके पास प्रेसिडेंशियल, जिसको हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये दो तरह की होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, संसदीय और अध्यक्षात्मक। ठीक है, हमारे देश में क्या है? संसदीय। और अध्यक्षात्मक का एक बेहतरीन उदाहरण कौन सा देश है? यह है यूएसए या अमेरिका। भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों में अप्लाई होता है। ठीक है, आर्टिकल्स की बात करें तो सेंटर में जो है आर्टिकल 74 और 75 जो है बात करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। कहाँ पे? भारत में, केंद्र में। और राज्यों में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली है राज्यों में। ठीक है, भारत के राज्यों में, जो कि आर्टिकल 163 और 164 में इसकी बात की जाती है। ठीक है, तो दो फैक्ट तो यही हो गए कि कहाँ से लिया हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये लिया हमने ब्रिटेन से। ठीक है, और सेंटर में कौन से आर्टिकल्स में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात की गई? आर्टिकल 74 एंड 75। और स्टेट्स में अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो कौन से आर्टिकल में इसकी बात की गई है? दैट इज 163 एंड 164। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ अन्य नाम भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं, नेट के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, या आप अपने डिस्क्रिप्टिव, आपके जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके लिखना है, तो वहाँ पे आप इसमें इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है, या संसदीय शासन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको एक कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, एंड वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। क्योंकि वेस्टमिनिस्टर जो है कहीं ना कहीं ब्रिटेन की एक जगह का नाम है, जहाँ पे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म की शुरुआत की गई थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, कुछ जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण देश हैं, ठीक है, जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो अडॉप्ट किया गया है, जिसमें ब्रिटेन, जापान, कनाडा एंड इंडिया की हम बात कर ही रहे हैं। ठीक है, इनमें जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है अप्लाई किया गया है। दूसरी तरफ अगर हम प्रेसिडेंशियल की भी अगर हम साइमल्टेनियसली बात करें, साथ साथ अगर हम बात करें, तो प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है, इसको जो है नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, या इसको नॉन पार्लियामेंट्री तो ऑब्वियसली कहेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट्री नहीं, बिकॉज इट्स अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है कि किन देशों में जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, तो वह है यूएसए, ब्राजील, रशिया और श्रीलंका। ठीक है, ये कुछ एक महत्वपूर्ण देश है जहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अब आपको मैच करने के लिए कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कहाँ से?
नेट के एग्जाम में, ठीक है, कि कौन से देश में जो है संसदीय शासन प्रणाली है या कौन से देश में जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। एक कोट है जिसमें कहा गया है, आइवर जेनिंग्स एक थिंकर हुए जिन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम एज अ कैबिनेट सिस्टम, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है कैबिनेट सिस्टम कहा है। किसने कहा? ये आइवर जेनिंग्स ने कहा है, ठीक है। एंड हु डिस्क्राइब द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को जो प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट कहा है, किसने कहा? ये क्रॉसमैन मैकिन्टोश ने कहा है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे पास फैक्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है, ठीक है। देखिए, जब भी आपने ये डिफाइन करना है कि पार्लियामेंट्री क्या है और प्रेसिडेंशियल क्या है, या संसदीय क्या है और अध्यक्षात्मक क्या है, ठीक है, इन दोनों में फर्क इस आधार पर देखा जाता है कि सरकार के जो हमारे 3 अंग होते हैं, ठीक है, जिसमें एक होता है हमारे पास लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है हमारे पास ज्यूडिशरी। यहाँ पे हम ज्यूडिशरी को साइड रख लेते हैं क्योंकि ज्यूडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, ताकि इंडिपेंडेंटली ये किसी के दबाव में आए बगैर जो जस्टिस कर सके, ठीक है। 2 जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है हमारे पास सरकार के, एक पहला है आपके पास लेजिस्लेचर और दूसरा है आपके पास एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और विधानपालिका, ठीक है। विधानपालिका क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है, ठीक है, और कार्यपालिका क्या करती है? उन कानूनों पे काम करती है, उनको अप्लाई करती है, ठीक है। इन दोनों में जो रिलेशन होता है, ठीक है, विधानपालिका और कार्यपालिका में जो रिलेशन होता है, उनके संबंध या उस रिलेशन के आधार पर देखा जाता है कि ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो संसदीय है कि अध्यक्षात्मक है, ठीक है। देखिए, अगर दोनों में जो घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई कैसे मीन्स, मान लीजिए जो हमारे पास कार्यपालिका है, ठीक है, या जो कैबिनेट है, जो मंत्री लोग हैं, अगर ये रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? विधायिका के प्रति, ठीक है, विधानपालिका के प्रति या लोकसभा के प्रति, ठीक है, तो दैट मीन्स इसमें घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। लेकिन जहां पे ये दोनों सेपरेट हैं, ठीक है, अपने अपने क्षेत्र में बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ठीक है, एक दूसरे से के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है, तो दैट मीन्स ये सेपरेट है, ठीक है। और उस सिस्टम को क्या कहते हैं हम? अध्यक्षात्मक सिस्टम कहते हैं या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जो कहाँ पे है? यूएसए में है, ठीक है। भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली है जहाँ पे दोनों में जो है घनिष्ठ संबंध देखा जाता है, ठीक है। किसमें? विधायिका और कार्यपालिका में, दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो होती है आपकी अल्टीमेटली होती है ये पर्टिकुलरली, अगर हम बात करें जनरली और पर्टिकुलरली बात करते हैं कि विशेष तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होती है कार्यपालिका? लोकसभा के प्रति, ठीक है, और साधारण तौर पर ये विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, या संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो इस रिलेशन के आधार पर आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये सिस्टम जो है वो संसदीय शासन प्रणाली है या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय शासन प्रणाली क्या है। आप सिंपल वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जिसमें जो विधान पालिका है और कार्यपालिका, ठीक है, उनमें घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, ठीक है, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये लोकसभा के प्रति या विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। तो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है वो सिस्टम क्या है? वो संसदीय शासन प्रणाली। और हमारे देश में भी कौन सा सिस्टम है? ये है संसदीय शासन प्रणाली। कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया, ठीक है। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स की हम बात करेंगे कि क्या कुछ खास बातें इसमें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है, वो है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो संसदीय शासन प्रणाली होती है इसमें दो हेड होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक नाम मात्र का हेड होता है जिसको राज्य का मुखिया कहा जाता है, और एक होता है वास्तविक हेड, ठीक है, वास्तविक मुखिया जिसको जो है सरकार का मुखिया भी कहा जाता है, ठीक है। ये संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा होता है। जैसे हमारे देश में क्या है, जो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है वो है राष्ट्रपति, ठीक है, और जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जो वास्तविक कार्यपालक है, वो कौन है? वो है हमारे पास मंत्रिपरिषद, जिसका जो हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से दो हेड होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत
मैंने कहा कि हम साइमल्टेनियसली प्रेसिडेंशियल सिस्टम को भी समझने की कोशिश करेंगे साथ साथ, ताकि आपको एक चीज़ को समझने के लिए जब आप दूसरी चीज़ का भी कहीं ना कहीं साथ साथ में अध्ययन करते हैं तो आपको पहली चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि जो नॉमिनल है या जो नामात्र है वही वास्तविक है, या आप ये समझिए कि वास्तविक जो मुखिया है वही राज्य का मुखिया भी है और वही सरकार का मुखिया भी है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में राज्य का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति, जो कि नाम मात्र का है, और सरकार का मुखिया कौन है? वो है प्रधानमंत्री, ठीक है। जो रियल पावर है राष्ट्रपति की उसको कौन यूज करता है? उसको प्रधानमंत्री यूज करता है, क्योंकि आर्टिकल 75 सेड कि हमारे देश में प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए क्या होगा, एक बॉडी बनाई जाएगी, एक मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक बॉडी बनाई जाएगी, और उसको प्रेसिडाइज कौन करेगा? उसका जो हेड होगा वो कौन होगा? दैट विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अल्टीमेटली जो पावर्स है राष्ट्रपति की वो कौन यूज करता है? वो कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो है उनको उसका यूज करता है, ठीक है। किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर ही इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। दूसरी हम बात इसमें देखते हैं मेजोरिटी पार्टी रूल। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? जो भी दल, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जिस दल को जो है बहुमत मिला है, ठीक है, या मेजोरिटी में जो दल रहता है उसका जो लीडर होता है, मेन लीडर जो होता है, ठीक है, उसी को जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये भी एक देखिए आपके लिए एक एमसीक्यू है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखने को क्या मिलता है कि संसदीय शासन प्रणाली में जो है मेजोरिटी पार्टी रूल होता है, ठीक है, कि जो पार्टी जो है मेजोरिटी में रहेगी, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा मत मिले हैं, ठीक है, वो जो है वो पार्टी जो है रूल करेगी। उस पार्टी के मेन लीडर्स को जो है क्या किया जाएगा? प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। फिर प्रधानमंत्री क्या करेगा? प्रधानमंत्री एक लिस्ट तैयार करेगा, मंत्रियों की एक सूची बनाएगा, ठीक है, कि किन किन लोगों को जो उसने अपनी मंत्रिपरिषद में लेना है, ठीक है। और राष्ट्रपति क्या करता है? उन लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी लिस्ट जो है प्रधानमंत्री ने तैयार की होती है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता तीसरी हमें देखने को मिलती है। तीसरा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हम इसको सामूहिक उत्तरदायित्व भी कह सकते हैं, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? ये एक विशेष या एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली में, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, या जिसको हम सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं, ठीक है। इसमें मंत्री जो है वो कैसे होते हैं? वो सामूहिक तौर पर किसके प्रति मैंने उत्तरदायी बताए थे? संसद के प्रति, ठीक है। साधारण तौर पर ये संसद के प्रति, और विशेष तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है किसी एक के खिलाफ, किसी एक मंत्री के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पारित कर दिया जाता है, तो क्या होगा? पूरी मंत्रिपरिषद को जो है क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। पूरी मंत्रिपरिषद जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उसको इस तरह की नीतियाँ या इस तरह की टैक्टिक्स अपनानी होती हैं ताकि उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित ना हो, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं सभी को सेटिस्फाई करके रखना पड़ता है, क्योंकि एक जो जवाबदेही है या जो आंसरेबिलिटी है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके प्रति हमें देखने को मिलती है? लोकसभा के प्रति या लेजिस्लेचर के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है वो यही है कि लोकसभा जो है इनको कंट्रोल कर सकता है। कैसे? सवालों के माध्यम से, डिबेट्स के माध्यम से, ठीक है। क्वेश्चन आवर जो आपने सुना होगा, जब सत्र होते हैं संसद के, ठीक है, तो अलग अलग टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चनिंग की जाती है, उनसे किसी भी तरह की क्वेश्चनिंग की जा सकती है मंत्रियों से, ठीक है। तो वो क्वेश्चनिंग क्या होती है? वही तो कहीं ना कहीं इनको एब्सोल्यूटिज्म या डिस्पोटिज्म के लिए जो है कंट्रोल का काम करते हैं, ताकि जो मंत्री वो एब्सोल्यूट ना हो जाए, ठीक है, या निरंकुश ना हो जाए, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये जवाबदेही होती है इनकी लोकसभा के प्रति, इन मंत्रियों की। अगर इनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर दिया जाएगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सभी मंत्री को या पूरी मंत्रिपरिषद को जो क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, ठीक है, कहीं ना कहीं राजनीतिक एक रूपता कैसे हम मानते हैं कि एक चीज हमने देखी कि जो इसमें जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, इसमें एक ही पार्टी के जो लोग आएंगे। कैसे आएंगे? देखिए कि हमने क्या देखा कि एक जो मेजोरिटी पार्टी रूल की हमने बात की कि जिस पार्टी को मेजोरिटी में बहुमत मिला है या मेजोरिटी में मत मिला है, ठीक है, उस पार्टी का लीडर ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है, ठीक है, या मंत्रिपरिषद की एक लिस्ट बनाता है जिनको मंत्रिमंडल में लेना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? उन्हीं लोगों को जो अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेगा जो उसकी व्यक्तिगत जो राजनीतिक दल है, ठीक है, उसके सदस्य है, ठीक है।
उससे क्या होता है कि समरूपता या एक रूपता, एक तरह के विचार वाले लोगों को ही कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद में जगह मिलती है जब, तो एक रूपता रहती है, ठीक है, सभी के विचारों में कहीं ना कहीं समानताएं रहती है। अब कहाँ पे विवाद हो सकता है, जब मान लीजिए हमारी जो सरकार है या मंत्रिमंडल में जो है कहीं ना कहीं जो कॉलिशन गवर्नमेंट होती है, ठीक है, एक जो द्विदलीय, क्या बोलेंगे इसको हम, जो गठबंधनात्मक सरकार जो होती है, ठीक है, कॉलिशन गवर्नमेंट, कि मान लीजिए जब कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता किसी दल को, तो राष्ट्रपति क्या करता है, या तो वो उनको एक स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए टाइम पीरियड देता है, ठीक है, या तो फिर क्या करते हैं कि दो से अधिक दल क्या करते हैं, मिलकर एक अपनी गठबंधनात्मक सरकार बना लेते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब मान लीजिए कोई मंत्रिपरिषद बनती है, कैबिनेट बनती है, ठीक है, तो अलग अलग दलों के लोग उसमें जब आएंगे तो उनमें कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद रहता है, ठीक है, जिस वजह से जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो कहीं ना कहीं जो एक इशू है, ठीक है, वो उसमें विवाद देखने को मिल सकता है, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के विस्थापित होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, सरकार के गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ देयर आइडियोलॉजीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक रूपता कैसे देखने को मिलती है कि मेजोरिटी पार्टी रूल की हमने बात की, ठीक है, कि जो दल जो बहुमत में रहेगा उसी के लोग जो है उसी दल का नेता जो है सरकार भी बनाएगा, और ऑब्वियसली वो मंत्रिमंडल में भी अपने लोगों को या सेम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें पॉलिटिकल होमोजेनिटी देखने को मिलती है। डबल मेंबरशिप, ठीक है। अब डबल मेंबरशिप का क्या मतलब है, देखिए एक टाइम पे जो है जो कैबिनेट का मंत्री होता है वो मंत्रिमंडल का तो सदस्य है ही है, साथ साथ वो किसका, वो लेजिस्लेचर का भी मेंबर होता है, ठीक है। ये संसदीय शासन प्रणाली में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सदस्य, अगर उसको मंत्री बनाया गया है, ठीक है, और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो क्या होगा, उसको विद इन 6 मंथ उसको लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर 6 महीने के अंदर अंदर वो नहीं लेता है तो उसका पद जो है बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए वो डबल मेंबरशिप हमें देखने को मिलती है कि एक टाइम पे वो एक सदन का भी मेंबर होता है और एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ कैबिनेट या मंत्रिपरिषद का मेंबर भी वो होता है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये तो हमने ऑलरेडी बात की कि इसमें लीडरशिप कौन कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर जो है मेन लीडर होता है, ठीक है। देश का मुख्य नेता भी प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है, वास्तविक नेता भी प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है। डी फैक्टो जो हमने, एक डी ज्यूरी सोवरेन होता है, एक डी फैक्टो होता है, ठीक है। डी ज्यूरी होता है जो नाम मात्र का जो मुखिया होता है, जिसको हमने राष्ट्रपति कहा है, ठीक है। और डी फैक्टो जो होता है, जो वास्तविक कार्यपालक होता है, वो होता है हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, ठीक है। लोकसभा के कार्यकाल से पहले भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को एडवाइस कर सकता है लोकसभा को कहीं ना कहीं डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है, या इसको खत्म करने के लिए, भंग करने के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। ये भी आपने फैक्ट याद रखना, क्योंकि कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अगर लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है, तो कौन कर सकता है, ठीक है। तो ठीक है, इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। और किसकी एडवाइस पे, किसके कहने पे कर सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर जो लोकसभा को भंग कर सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, ठीक है। तो ये कुछ खास महत्वपूर्ण विशेषताएं हमें देखने को मिलती है इसमें। दूसरा जो हमने बताया कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में इसमें घनिष्ठ संबंध इसमें देखने को मिलता है, और ये ही मेन पॉइंट है जहां पर आप ये डिफाइन करते हो कि पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो प्रेसिडेंशियल है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इसमें थी, और आई होप कि आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड आई होंगी, ठीक है। थोड़ी सी अगर हम मेरिट्स की बात करें कि अगर मान लीजिए हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाते हैं तो इसमें क्या खास चीज़ें देखने को मिलती है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या इसमें गुण हैं, ठीक है। तो हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जैसे हमने बताया कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो है एक कैसा संबंध रहता है, एक घनिष्ठ संबंध रहता है, कहीं ना कहीं एक हार्मनी रहती है, भाईचारा रहता है। क्योंकि क्या होता है कि कार्यपालिका अल्टीमेटली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा या विधायिका के प्रति, ठीक है। जो मैंने बताया कि जनरली ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है या आंसरेबल है, ये है लेजिस्लेचर या संसद के प्रति, और पर्टिकुलरली ये उसमें लोकसभा के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसलिए दोनों में कहीं ना कहीं हार्मनी बनी रहती है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली देखिए संसदीय शासन प्रणाली अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं एक आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। जबकि इसके अगेंस्ट हमने जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात की तो एक कैसा था, एक नॉन रिस्पॉन्सिबल सिस्टम है, एक गैर
उत्तरदायित्व वाली एक सरकार रहती है इसमें, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल है, किसी भी अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल इनको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, तो डेस्पोटिज्म मैंने बताया कि तानाशाही को रोकता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई तानाशाही पे उतराते कोई नेता, ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, लोकसभा में उनके प्रति जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होंगे तो उनको कलेक्टिवली जो है इसमें रिजाइन देना पड़ सकता है, ठीक है। रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, देखिए संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं तैयार रहती है। मीन्स कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश अगर सरकार को राष्ट्रपति ये बोल दे कि आप अपना बहुमत स्पष्ट करें, ठीक है, और मान लीजिए वो हार जाते हैं या अपना बहुमत स्पष्ट नहीं कर सकते, तो जो ऑपोजिशन पार्टी है वो बिल्कुल रेडी बैठी हुई है अपनी सरकार बनाने के लिए। तो प्रधानमंत्री या सॉरी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अल्टरनेटिव जो ऑपोजिशन पार्टी बैठी होती है, जो विपक्षी दल है, उसके मुख्य नेता को जो सरकार बनाने के लिए इन्वाइट कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। वाइड रिप्रेजेंटेशन, तो वाइड रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि देखिए संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि इसमें जो प्रतिनिधित्व है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है, वो वाइड है। मतलब इसमें जो है किसी भी एक सेक्शन को जो है अछूता नहीं रखा जाता है, ठीक है, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, चाहे वो मेजोरिटी में है, चाहे वो ट्राइबल्स हैं, चाहे वो शेड्यूल्स हैं, ठीक है, सभी वर्गों को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व दिया गया है संसदीय शासन प्रणाली में, ठीक है। खासकर अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे रिजर्वेशन, महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन दी गई है, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए या अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के क्षेत्रों के लिए जो है अलग से ही इसमें रिजर्वेशन या आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। डीमेरिट्स की बात करें, इसमें कुछ अवगुण भी हैं। तो अनस्टेबल गवर्नमेंट है, अनस्टेबल गवर्नमेंट मीन्स कभी भी सरकार को गिराया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करके अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दीजिए तो सरकार को जो है रिजाइन देना पड़ता है। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, तो ये एक डीमेरिट है, क्योंकि मान लीजिए बार बार सरकार चेंज होगी, सरकार टूटेगी, तो वो अपने अपनी पॉलिसीज चेंज करते रहे, जिस वजह से पॉलिसीज जो है मैक्सिमम टाइम जो कंटिन्यू नहीं रह पाती हैं, ठीक है। डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट, अब ये इसका क्या मतलब है, जबकि ऑलरेडी ये बता रहा है कि जब जो है संसदीय शासन प्रणाली जो है डिस्पोटिज्म को प्रिवेंट करती है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इसका डीमेरिट के तौर पर हम कैसे कर सकते हैं कि कैबिनेट की डिक्टेटरशिप भी होती है या तानाशाही भी होती है। तो देखिए कब होती है, जब मान लीजिए बड़ा ही स्पष्ट बहुमत मिला हो, ठीक है, या आधे से ज़्यादा, जैसे आपने पिछली बार देखा कि कांग्रेस को बिल्कुल नाम मात्र की सीटें मिली थी जब 2014 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो कहीं ना कहीं एक संपूर्ण बहुमत के द्वारा बीजेपी जो है सरकार में आई थी। तो ऐसे में क्या रहता है कि जब हर जगह ही कहीं ना कहीं एक दल को ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिली हो, एक दल को ही सबसे ज़्यादा सीटें मिली है और अपोजिशन बिल्कुल कमज़ोर हो, ठीक है, ऐसे में क्या रहता है कि जिस दल की सरकार है वो कहीं ना कहीं अपनी तानाशाही पे उतर भी आते हैं, ठीक है। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, तो देखिए सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, ये बुक है एक सेपरेशन ऑफ पावर उनकी, ये सॉरी 1 मिनट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मॉन्टेस्क्यू की बुक है, सेपरेशन ऑफ पावर, थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। ये 1748 में मॉन्टेस्क्यू ने ये फैक्ट आप याद कर लो कि थियोरी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, या थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, ये बुक लिखी है स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है, जो फ्रेंच थिंकर हैं। इन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में बुक लिखी, जिसमें उन्होंने थ्योरी दी है सेपरेशन ऑफ पावर की, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि जो तीनों जो सरकार के अंग होते हैं, ठीक है, इनको अलग अलग पावर्स दी गई होती हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है, सभी अपने अपने फील्ड में जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इट्स अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, मीन्स यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ देखने को मिलता है हमें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, जो कि अमेरिका में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ गवर्नमेंट बाई एमेच्योर, तो देखिए कई बार संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि मैच्योर लोग नहीं होते हैं, ठीक है, मैच्योर लोगों के द्वारा भी कई बार सरकार
सरकारें बनाई या चलाई जाती हैं वो कैसे कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मैक्सिमम लोग जो है गांव के हैं यहाँ पे, और कुछ एक रीजन्स तो ऐसे हैं कि वहाँ पे इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है कि लोग सिर्फ शराब या पैसे के लालच में भी अपना वोट दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आगे रिप्रेजेंटेशन देना या प्रतिनिधित्व देना, ठीक है, ये कहीं भी किसी तरह की बुद्धिमानिता नहीं है। और ऐसे में क्या होता है कि एमेच्योर लोग जो है सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है, जो अपरिपक्व लोग हैं वो सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है, ये इसका मेन एक डीमेरिट माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि भारत और ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें थोड़ा सा चेंज भी है। चेंज इन द सेंस थोड़ा डिफरेंस है। हमने बेशक वहाँ से सिस्टम लिया है लेकिन फिर भी इसमें एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि इंडिया हैज़ रिपब्लिकन वाइल ब्रिटेन हैज़ मोनार्किकल सिस्टम। ठीक है, भारत में जो है गणतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, जबकि ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्रीय व्यवस्था है। गणतंत्र और राजतंत्र में क्या फर्क है? देखिए, गणतंत्र में क्या होता है कि जिसमें जो राष्ट्र का मुखिया होता है वो लोगों के द्वारा एक फिक्स टर्म के लिए चुना जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गणतंत्र। ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त इसके विपक्ष में जब हम बात करें मोनार्किकल सिस्टम की, ठीक है, तो मोनार्किकल या राजतंत्री सिस्टम में क्या होता है कि एक परमानेंट जो मुखिया होता है देश का, ठीक है, वो ताउम्र रहता है। ठीक है, मरते दम तक वो वहाँ का राजा रहता है, सम्राट रहता है। ठीक है, और वो कहाँ है? वो है ब्रिटेन में। ठीक है, तो ब्रिटेन की और इंडिया के जो रिपब्लिकन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा है कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इन ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में देखा जाए तो जो संसद है वो संप्रभु है। ठीक है, लेकिन भारत में जो है संसद को जो संप्रभु नहीं माना जाता, यहाँ पे कानून को जो है संप्रभु या कानून जो है संसद से भी ऊपर है, क्योंकि संसद के द्वारा अगर जो भी कानून बनाया जाएगा अगर वो हमारे संविधान के नियमों के खिलाफ है तो हमारी जुडिशरी क्या कर सकती है? उसको इलीगल ठहरा सकती है, उसको हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। ठीक है, इन ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर शुड बी मेंबर ऑफ लोअर हाउस। भारत में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वो सिर्फ लोअर हाउस का मेंबर होना चाहिए। भारत में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी हो गए, मनमोहन सिंह हो गए, और हमारे चौधरी कौन थे एक हमारे और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो भारत में, हाँ, देवेगौड़ा, HD देवेगौड़ा, जो 1996 में बने थे। ठीक है, इंदिरा गांधी 1966 में बनी, HD देवेगौड़ा बने 1996 में, 1996 और मनमोहन सिंह 2004 में। ये तीन जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत में वो राज्यसभा से थे। ठीक है, मतलब भारत में इस तरह की कोई कंडीशन है कि जो प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस का होना चाहिए, जबकि ब्रिटेन में देखा जाए तो प्रधानमंत्री को जो लोअर हाउस का होना जरूरी है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री अलोन आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर इन ब्रिटेन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, अलोन आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर इन ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में जो है मिनिस्टर जो पार्लियामेंट के मेंबर है सिर्फ उन्हीं को ही मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, जबकि भारत में हमने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पे जब कोई मिनिस्टर बनाया जाता है जरूरी नहीं कि वो किसी सदन का जो मेंबर होना ही चाहिए, लेकिन विद इन 6 मंथ उसको वो मेंबरशिप बाद में लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, 6 महीने के अंतर्गत उसको संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी, तभी वो परमानेंट मिनिस्टर बन के रह सकता है। ठीक है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ब्रिटेन में जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है, और एक शैडो कैबिनेट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शैडो कैबिनेट आपने सुना होगा या नहीं सुना तो सुन लीजिए कि ये पूछा जाता है कि शैडो कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस देश में है। ठीक है, तो शैडो एक होता है, किचन कैबिनेट भी है, तो किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट कहाँ है? ये अमेरिका का है, और शैडो कैबिनेट है ये है ब्रिटेन का। मतलब शैडो कैबिनेट क्या होती है कि जो रियल जो सरकार जिसकी बनी हुई है, ठीक है, एक कैबिनेट हो गई उनकी, ठीक है, वो तो काम कर ही रहे, लेकिन एक जो विपक्षी दल होगा वो अपनी एक कैबिनेट बना के रखेगा। मतलब एक परछाई की तरह वो जो है, जो वास्तव में जो काम कर रही है जो कैबिनेट, बस उनकी नीतियों को वो देखता रहेगा या उनके अनुसार वो चलता रहेगा, सोचता रहेगा, एक परछाई बनकर वो उनके साथ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है जो कि ब्रिटेन में हमें देखने को है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की मैं बात कर रहा था कि जिसमें सबसे पहले जो खासकर जो नेट की तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस नेट की जो प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
which amendment act have made the ministerial advice binding on the president। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए जो है मिनिस्टीरियल एडवाइस, जो मंत्रिपरिषद की जो एडवाइस है या उनका जो उपदेश है, दिशा निर्देश है, वो बाइंडिंग कर दिया गया है राष्ट्रपति के ऊपर। तो किस किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? तो 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड 1978 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 1976 में, और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में किया गया है। ठीक है, तो इसके तहत जो है राष्ट्रपति के ऊपर जो है मंत्रिपरिषद की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग है। ठीक है, वो माननी ही पड़ेगी। ठीक है, हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड, ये बुक किसने लिखी है? राम से मुइर ने लिखी है, हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड। और आपने मुझे कमेंट में इसका ईयर बताना कि कब लिखी गई ये बुक, हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड। थर्ड वन, हु propounded द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। मैंने अभी बताया कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, कौन सी थ्योरी? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो है मोंटेस्क्यू ने दिया है। मोंटेस्क्यू फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर हैं, ठीक है, जिन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में बुक भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट वन, हु फेवर्ड फॉर द अडॉप्शन ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देखिए हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन संविधान सभा में एक के.टी. शाह करके एक मेंबर रहे हैं हमारे। ठीक है, ये जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के कहीं ना कहीं मुरीद थे या उसको अपनाने के समर्थक थे। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे देश में जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो, ऐसा कौन चाहता था? ये के.टी. शाह चाहते थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वर मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, हाँ, कौन कौन से, मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया कि जरूरी नहीं कि हमारे देश में जो है जो प्रधानमंत्री वो सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस का होना चाहिए, वो राज्यसभा का भी हो सकता है। ठीक है, जबकि ब्रिटेन में क्या है कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस का होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में जो है कितने प्रधानमंत्री रहे जो राज्यसभा भी से भी आए हैं? 3। ठीक है, पहले कौन से? इंदिरा गांधी 1966, दूसरे एच.डी. देवेगौड़ा 1996, और तीसरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2004 में। ठीक है, ये तीनों जो है राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, शैडो कैबिनेट इज द फीचर ऑफ विच कंट्री। मैंने अभी भी बताया कि शैडो कैबिनेट या जो एक परछाई वाली जो मंत्रिमंडल, मैंने आपसे बात की थी। ठीक है, अभी तो ये किस देश की विशेषता है? ये है ब्रिटेन की। ठीक है, which committee discussed that whether the parliamentary system should be continued or should replace by presidential system in India। अच्छा, एक ऐसी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि के.टी. शाह जो है इस समर्थन में थे कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की जगह जो है प्रेसिडेंशियल या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी कि मान लीजिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया तो क्या ये अच्छे से वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या क्या इसको रिप्लेस करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाया जाना चाहिए। तो कौन सी कमेटी ने ये किया था? ये स्वर्ण सिंह कमेटी 1975 में, इस कमेटी ने। और स्वर्ण सिंह कमेटी किससे जुड़ी हुई है आप मुझे कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, इसके ये दूसरे किस चीज़ से जुड़ी हुई है? ठीक है, चलो आपको बता ही देता जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, वो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो है कहीं ना कहीं ऐड की गई है हमारे संविधान में। और 1975 में ये स्वर्ण सिंह कमेटी जो बनी थी, इन्होंने इस इशू को डिस्कस किया था कि क्या भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाए या नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, दैट विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोविजन फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसमें चैप्टर में भी डिस्कस किया कि आर्टिकल 74 जो ये बात करता है कि भारत में जो है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसको कौन हेड करेगा या जिसका मुखिया कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस लिए बनाई जाएगी? राष्ट्रपति को असिस्ट करने के लिए या उसकी मदद के लिए या उसकी हेल्प के लिए। हु इज द नॉमिनल और टिटुलर एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल देखिए 3 टर्म है, अगर पूछा जाए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या डिज्यूर एग्जीक्यूटिव या टिटुलर एग्जीक्यूटिव तो कौन है वो? प्रेसिडेंट। ठीक है, जिसका ऑल ओवर मतलब है नाम मात्र का मुखिया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, 2-4 और फैक्ट्स हैं। दैट विच आर्टिकल डील विद पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इन स्टेट्स। ठीक है, भारत में राज्यों में जो है सेंटर में जो है सेंटर में जो है कौन से आर्टिकल्स के तहत जो है संसदीय शासन प्रणाली की बात की गई भारत में? तो आर्टिकल 74 और 75, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने शुरू में ही डिस्कस किया आपके साथ। नाउ नेक्स्ट वन, विच आर्टिकल डील्स विद पार्लियामेंट्री सिस्टम इन सेंटर। तो सेंटर में जो 163 और 164 आर्टिकल जो है डील करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ। विच आर्टिकल डील विद द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर टुवर्ड द पार्लियामेंट।
तो देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व की मैंने बात की थी कि एक साथ डूबेंगे और एक साथ तैरेंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 75 है, ठीक है। द ओथ ऑफ सीक्रेसी, हाँ एक सीक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको शायद बताया नहीं। जो सीक्रेसी रहती है, ठीक है, इसमें गोपनीयता जिसको हम हिंदी में कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कहीं ना कि सीक्रेसी भी रहती है। गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है मंत्री को, कि वो अपनी किसी भी तरह की पॉलिसीज के बारे में बाहर नहीं बताएंगे, ठीक है। गोपनीय रखेंगे अपनी जो भी पॉलिसीज के ऊपर बात की जा रही है उन चीज़ों को, उन सारी सूचनाओं को जो है गोपनीय रखेंगे या सीक्रेट रखेंगे, ठीक है। और ये जो है, हाँ ये सीक्रेसी की जो ओथ है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, याद रखिएगा, ठीक है। हु रोट द बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ अ नेशन, ये ग्रैनविल ऑस्टिन की 1966 की बुक है। 1966 में हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, जो कहाँ से आई थी? राज्यसभा से आई थी। उस वक्त जो है एक बुक लिखी गई थी ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा, वो बुक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ नेशन। तो गाइज आज के इस लेक्चर में इतना ही कुछ था। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ आया मुझे कमेंट करके बताएं कि हम इसी तरीके से आपको और वीडियोस लाते रहें या क्या किया जा सकता है। आप मुझे भी कुछ सजेस्ट कीजिए, ठीक है। जिस तरीके से आप वीडियोस चाहते हैं हम उस तरीके से आपके लिए वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी वक्त बहुत ही कम रह गया है, नेट वालों का तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन बचे हैं, और आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। जिसने फॉर्म नहीं भरा है नेट का फॉर्म भर दीजिए, और फरवरी 21 से शायद एग्ज़ाम जो है आपका स्टार्ट होने वाला है नेट का, ठीक है। और साथ साथ में जो टॉपिक आज हमने किया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स में ज़्यादा, खासकर जो बीए सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं, बीए सेकंड ईयर, ठीक है, उनके लिए उनके सिलेबस में ये टॉपिक है, लगा हुआ है पार्लियामेंट्री सिस्टम। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे व्हाट इज़ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। तो कोशिश हमने सारी की। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको एक बार फिर से ऑल ओवर रिवाइज करवा देता हूं कि देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? कार्यपालिका और लेजिस्लेचर, ठीक है। सेंटर में बात, चलिए क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम सेंटर में 74 और 75 आर्टिकल, और स्टेट में 163 एंड 164 आर्टिकल, ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में 2 तरह की, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में फर्क किस चीज के आधार पर देखा जाता है? रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है। अगर उनके बीच में घनिष्ठ संबंध है तो ये संसदीय शासन प्रणाली, अगर उसमें कोई संबंध नहीं है तो ये है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली के अन्य नाम है कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, जो कहाँ है? ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है और इंडिया में है, ठीक है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है? ये अमेरिका में है, ब्राजील में है, रशिया में है, श्रीलंका में है। इसके अदर्स नाम क्या है? नॉन रिस्पॉन्सिबल है, नॉन पार्लियामेंट्री एंड फिक्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, ठीक है। किसने पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम कहा है? आइवर जेनिंग्स ने कहा है। और ब्रिटेन के सिस्टम को जो है प्राइम मिनिस्टीरियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहा किसने? क्रॉसमैन मैकिंटोश ने कहा है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखी, जिसमें नॉमिनल और रियल हेड होता है, ठीक है। नॉमिनल कौन है? हमारा जो नामात्र का वो राष्ट्रपति होता है हमारे देश में, और रियल हेड जो देश का या सरकार का जो रियल हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी रूल की हमने बात की कि जो पार्टी जो है मेजोरिटी में रहेगी वही रूल करेगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की कि अगर एक भी मंत्री के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो सभी को जो है सामूहिक त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक है। और पॉलिटिकल होमोजेनिटी देखने को मिलती है, क्योंकि सारे मंत्री जो मंत्रिपरिषद में एक ही पॉलिटिकल पार्टीज के मैक्सिमम टाइम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। डबल मेंबरशिप होती है कि एक टाइम पे वो जो है कैबिनेट के मेंबर भी है, और एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, ठीक है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है इनका मेन हेड होता है, मेन लीडर होता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस को कौन डिसॉल्व करता है? राष्ट्रपति करता है, किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के। और सीक्रेसी जो गोपनीयता की हमने बात की, और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलवाता है, ठीक है। मेरिट्स की हमने बात की थी कि हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल बना रहता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ठीक है, अच्छी बात है। डेस्पोटिज्म को प्रिवेंट करता है, कहीं ना कहीं तानाशाही को रोकता है, क्योंकि अगर एक के खिलाफ भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाए तो सभी को त्यागपत्र देना पड़ता है। अल्टरनेटिव गवर्नमेंट रेडी रहती है, अगर कोई सरकार जो है अपना बहुमत हासिल करने में या उसमें कोई फेल हो जाता है, ठीक है, या किसी को बहुमत नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति जो है जो विपक्षी दल होता है उसको जो है इनवाइट कर सकता है अपना बहुमत हासिल करने के लिए या अपनी सरकार बनाने के लिए। वाइड रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है कि इसमें जो है सभी तबकों को, समाज के सभी तबकों को जो है प्रतिनिधित्व दिया गया है, ठीक है। डीमेरिट्स की बात क्या ही करें,
इसको रहने ही देते हैं हम डीमेरिट्स। जो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो डिफरेंस की हमने बात की वो किस आधार पर है कि इंडिया में रिपब्लिकन है और जबकि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में है मोनार्किकल सिस्टम है। ठीक है, इंडिया में जो कानून सर्वोच्च है लेकिन ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट सर्वोच्च है। इंडिया में जो है प्राइम मिनिस्टर जो है किसी भी हाउस से हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो सकता है चाहे वो राज्यसभा, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस का होना चाहिए। ठीक है, ब्रिटेन में क्या होता है, मेंबर जो कैबिनेट के जो मेंबर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर ही होंगे। लेकिन भारत में क्या होता है कि भारत में अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं भी है तो उसको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन विद इन 6 मंथ उसको जो है पार्लियामेंट के किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी होती है। ठीक है, और शैडो कैबिनेट जो हमने देखी ब्रिटेन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारे अमेंडमेंट सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, सारे किससे जुड़े हुए हैं, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम से जुड़े हुए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। मेरे चैनल पर जो भी लोग नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग जितनी भी वीडियोज़ मैं डालते रहूँगा उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।